बीते दिनों दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में संदिग्ध तरीके से आग लग गई, जिसके बाद वहां 500 के नोटों की अधजली गड्डियां मिली, जिसके बाद लोग जवाब मांग रहे हैं। कहा जा रहा है कि जब कोर्ट के जज ही भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और न्याय की बुनियाद ही खोखली हो गई है, तो भला आम आदमी को इंसाफ कैसे मिलेगा। इतना ही नहीं, इस घटना से जजेस के अपॉइंटमेंट के कॉलेजियम सिस्टम पर भी एक बार फिर बहस शुरू हो गई है। बड़ा सवाल ये है कि अगर आम आदमी के पास इतना पैसा मिलता तो तुरंत एफआईआर और इनकम टैक्स के छापे पड़ते, फिर जज साहब पर एफआईआर या आयकर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या इंडियन लॉ जजेस को एफआईआर से छूट देता है? उनको कथित तौर पर भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई से छूट मिली हुई है। इसके साथ ही कुछ और भी अनसुलझे सवाल हैं, जैसे कि ये पैसा किसका था और क्या आग लगना कोइंसिडेंस था या सबूत मिटाने की कोशिश। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आग से बची अधजली नकदी और उसकी फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। और तो और इस मामले में कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं की गई और न पुलिस ने डायरी में लिखा कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी थी या कोई साजिश थी। लेकिन ये साफ कहा जा सकता है कि दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से बड़ी मात्रा में कैश मिलने की घटना ने देश की सियासत और जुडिशरी में हलचल मचा दी है। वहीं विवाद बढ़ता देख आनन फानन में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को इन्वेस्टिगेशन का आदेश दिया। एक तरफ जहां दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस मामले में गहन जांच की बात कही है, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यों की कमेटी बनाई है। रिपोर्ट आने तक जस्टिस वर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट से हटाकर इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया गया है। तो दूसरी ओर जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपने ऊपर लगने वाले सारे आरोपों को खारिज किया है। जस्टिस वर्मा ने कहा कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है और उन्हें बदनाम करने के लिए कुछ लोग काम कर रहे हैं। जस्टिस वर्मा ने कहा कि उन्हें पैसे की जानकारी नहीं थी। जिस वक्त घर पर आग लगी वो अपनी पत्नी समेत घर से बाहर गए हुए थे। उसमें भी दिलचस्प बात यह है कि अभी तक पुलिस को ये भी पता नहीं लग पाया कि पैसा किसका था। उधर सोशल मीडिया पर अफवाहों, तस्वीरों और वीडियोस की भरमार है। लोग कह रहे हैं कि इतनी अच्छी सैलरी और सुविधाओं के बाद भी देश के कानून से जुड़े लोग भ्रष्टाचार से बाज नहीं आ रहे हैं। और अब जब सैलरी और सुविधाओं को लेकर बात चली ही है, तो आपको बता दें कि भारत में हाई कोर्ट के जज 7वें वेतन आयोग के तहत उनकी मंथली सैलरी 2,25,000 रुपए होती है और ऑफिस के कामकाज के लिए 27,000 रुपए मंथली अलावेंस भी मिलता है। ऐसे जजों को रहने के लिए एक गवर्नमेंट हाउस दिया जाता है और अगर वो सरकारी घर न लें तो किराए के लिए अलग से पैसे मिलते हैं। इस घर के रखरखाव के पैसे सरकार देती है। इन घरों को एक लिमिट तक बिजली और पानी फ्री मिलता है और फर्नीचर के लिए 6 लाख तक की रकम मिलती है। साथ ही उन्हें एक गाड़ी दी जाती है और हर महीने 200 लीटर पेट्रोल लेने की परमिशन होती है। इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटी, ड्राइवर और नौकरों के लिए अलावेंसेस भी मिलते हैं। लेकिन इसके बाद भी कैश कांड जैसी घटनाएं सामने आती हैं। खैर, जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ कैश कांड को लेकर विवादों के बीच एक अहम सवाल यही है कि क्या इस मामले में जस्टिस वर्मा पर आगे एक्शन होगा और अगर होगा तो क्या होगा। क्या जस्टिस वर्मा को सस्पेंड किया जाएगा? उनका ट्रांसफर तो दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया गया है, लेकिन वहां भी बवाल मचा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन लगातार प्रदर्शन कर रहा है। वहां के वकील कह रहे हैं कि उन्हें ऐसा जज नहीं चाहिए। जज साहब के टर्मिनेशन पर अभी तक कोई खबर नहीं है। इस मामले में कानून के जानकारों की माने तो जस्टिस वर्मा के घर से मिले कैश को लेकर विवाद के मामले में केवल ट्रांसफर, सस्पेंशन या टर्मिनेशन काफी नहीं होगा। इस मामले में जस्टिस वर्मा को क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का भी सामना करना पड़ सकता है। वहीं अब ये संसद तय करेगी कि क्या उनके खिलाफ महाभियोग लाया जाएगा या नहीं। वहीं महाभियोग की बात करें तो संविधान के तहत किसी भी जज को हटाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है, जो संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित मोशन के आधार पर फैसला लेते हैं। वहीं दूसरी ओर कॉलेजियम सिस्टम भी सवालों के घेरे में है। देश की आम जनता के साथ विपक्ष मांग कर रहा है कि कॉलेजियम सिस्टम को हटाया जाए और न्यायिक सेवा आयोग बनाया जाए। आपको बता दें कि साल 1993 से जजों की नियुक्ति के लिए देश में कॉलेजियम सिस्टम लागू है। कॉलेजियम को लेकर बीते लंबे वक्त से ये बहस समय समय पर उठती रहती है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज चुने जाने की प्रक्रिया में भयंकर भाई भतीजावाद है, जिसे न्यायपालिका में अंकल कल्चर कहते हैं। यानी ऐसे लोगों को जज चुने जाने की संभावना ज्यादा होती है जिनकी जान पहचान के लोग पहले से ही न्यायपालिका में ऊंचे पदों पर हैं,
जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले ने न्यायपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार के उन मामलों की फिर से याद दिलाई है जब 2009 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जज जस्टिस निर्मल यादव पर 15 लाख रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगा। मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पीडी दिनाकरन पर तमिलनाडु में अवैध जमीन अर्जन और संपत्ति जुटाने के आरोप लगे। उनके खिलाफ 16 शिकायतें दर्ज की गईं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनका प्रमोशन रोक दिया। जांच के दबाव में उन्होंने 2011 में इस्तीफा दे दिया था। 2017 में कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जस्टिस CS कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट के कई जजों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। उनके खिलाफ अवमानना का मामला चला और उन्हें 6 महीने की जेल हुई। साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा पर मनमाने ढंग से केस बांटने और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। ये भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में अभूतपूर्व घटना थी। न्यायपालिका के दामन पर ऐसे मामले दाग लगाते रहे हैं, लेकिन जजों के भ्रष्टाचार के ज्यादातर मामले जांच की खानापूर्ति के बाद ठंडे बस्ते में डाल दिए जाते हैं। सवाल यही है कि जिस जुडिशरी सिस्टम पर भगवान की तरह भरोसा किया जाता है, अगर उसी के दामन पर दाग लग जाता है तो वो कैसे साफ होगा? जजों के भ्रष्टाचार पर इंसाफ कौन करेगा? इस मामले पर आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइए। शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।